अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद होकर मैं खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब अचानक सऊदी अरब पहुंच गए हैं और सऊदी अरब पहुंचते ही उनकी अहम तरीन मुलाकात भी हो गई है और मुलाकात हुई है क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान के साथ। लेकिन क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाईजान ऐसा क्या हुआ कि अचानक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पाकिस्तान में अपनी तमाम तर इंगेजमेंट्स को छोड़कर सऊदी अरब जाना पड़ा और सऊदी अरब जाकर उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात भी हुई। अगरचे इस मुलाकात के हवाले से ISPR की तरफ से एक रवायती स्टेटमेंट जारी की गई कि जनाब मुलाकात हुई, गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, नेक ख्वाहिशात का तबादला किया गया, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि जनाब वो हर मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन इस सूरत हाल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात को जन्म दे दिया है कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर हालिया दिनों में इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे सरगर्मियां देखी गई। वो क्या वजह थी कि अचानक खलीजी ममालिक के सुफरा सरगर्म भी हुए और उनकी मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें भी हुई। क्या वजह है कि सऊदी सफीर जो है वो मिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से इस दौरे से पहले और उसके बाद उनकी एक नहीं दो मरतबा मुलाकात हुई जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ। क्या वजह है कि कतरी सफारत खाना भी मुतहरक हुआ और अहम कतरी सफीर की मुलाकात होती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से और फिर उसके बाद ये जो दौरा है वो शेड्यूल पाता है। ऐसा कौन सा अहम मरहला दरपेश था या दरपेश है या मुस्तकबिल में आने वाला है जिसकी पेशबंदी के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसका जायजा लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन सवालात का जवाब लिए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है, एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है जहां से उसको या तो आगे निकलना है या उसके खड़े रहने से उसके डूब जाने के इम्कानात हैं, खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमारी मईशत इस वक्त एक किराए की मईशत है और किराए की मईशत को सहारा देने के लिए पीछे से एक ऐसा हाथ, ताकतवर हाथ जरूरी है जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सके और पाकिस्तान की मईशत गिर ना पाए। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरेबिया समेत मुख्तलिफ खलीजी ममालिक पाकिस्तान के जो बोझ है उसको बटाते रहे हैं, माजी में बटाते रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के इम्कानात पैदा हो गए कि जैसे ये जो बोझ है शायद उनके लिए भी काबिल कबूल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखने पर आमादा नहीं है और अब कोई और मुल्क भी हमारे अब जो बोझ है वो शायद उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि खलीजी ममालिक का अचानक सरगर्म होने का क्या मसला है? क्या कुछ ऐसी चीजें डेवलप की जा रही थी या कुछ ऐसे मामलात जेरे गौर थे? क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब ये मुलाकातें शुरू हुई तो ये इस बात का तासुर लिया गया और तासुर में दुरुस्त था कि जनाब अभी ताज़ा हुकूमत बनी है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने हैं और ये तहनीती मुलाकातें हैं और इसके नतीजे में नई मुंतखब हुकूमत का साथ देने का वादा किया जाना था या उनको सपोर्ट एक्सटेंड करना थी और इसके साथ साथ उनको मुबारकबाद पेश करनी थी। लिहाजा इन मुलाकातों के ऊपर किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद अगर आप गौर करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्ती खास तौर पर IMF के वफ्द के आने के बाद और IMF के वफ्द के आने के बाद ट्रिब्यून के अंदर एक स्टोरी शाया हुई जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में ट्रिब्यून की उसमें इस बात का इशारा दिया गया कि पाकिस्तान के डेलीगेशन ने IMF के डेलीगेशन को CPEC के ऊपर काम बंद करने और CPEC के ऊपर मजीद किसी तरह की फंडिंग ना करने का जो है वो हामी भर ली है। और ये यकीनी तौर पर एक ऐसा इंकशाफ था जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था और पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में चाइना को नजरअंदाज करना या अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना दोनों ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अमेरिका की खुशनुदी इस वजह से जरूरी है जनाब कि यहाँ पर जो IMF है उसको अगर अमेरिका की सपोर्ट होगी या अमेरिका उसके ऊपर उनको ये कह देगा यार जरा हाथ हौला रखो तो पाकिस्तान को ये जो फंड है मिल जाएगी। और शायद इसी तनाजुर में वजीर खजाना जनाब औरंगजेब साहब की मुलाकात भी हुई थी डोनाल्ड ब्लूम के साथ जो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर है और उन्होंने इस बात पर पाकिस्तान की हमायत का अदा किया था कि IMF के साथ मामलात को तय करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा।
اب اس کی قیمت کیا سی پیک ہوگی، یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ دوسری جانب یہ جو ملاقاتیں یہ جو خلیجی ممالک کی تھیں، اس کے بھی پس پردہ کچھ چیزیں تھیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملاقاتیں اس وقت ہو رہی تھیں یہ کسی نہ کسی لیول پر عمران خان صاحب یا پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے عمران خان صاحب کو کسی طرح کی کوئی گنجائش دینے کے لیے تھی۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیل کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس میں عمران خان کو بھی رعایتیں دینے، عمران خان کو ایک محفوظ پیسج دینے، یا عمران خان کو ملک سے باہر منتقل کرنے کے حوالے سے کچھ چیزوں کو جس پر غور و فکر کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سارے عمل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ہی جواب دیا گیا، انہوں نے کہا جناب اس بندے کے تو ناز نخرے ہم اٹھا کر تھک گئے ہیں، اگر آپ عمران خان کے ساتھ معاملات کو طے کریں، عمران خان کے ساتھ معاملات کو کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ایگریمنٹ ہے، آپ وہ کر لیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جن نکات کے اوپر آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں گے ان کے اوپر پیرا بھی آپ ہی کو دینا ہوگا، اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی، اور آپ اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکوے شکایت نہیں کریں گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان رابطوں کے بعد وہ جو شخصیات تھیں جو عمران خان صاحب کے لیے کسی طرح کا کوئی ریلیف چاہتی تھی، وہ ریلیف اس وجہ سے نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت ہے، وہ ریلیف اس وجہ سے چاہتی تھی کہ پاکستان کو اس اکنامک میس سے اگر نکالنا ہے تو اس کے لیے پاکستان میں سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، اور سٹیبلٹی کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے جب یہاں پر جو سیاسی متحارب فریق ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہ ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب ایک وسیع البنیاد معاہدے کے اوپر یا ایک وسیع البنیاد اتفاق رائے کے اوپر کسی طرح سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ کوششیں کی گئی، لیکن آخرکار وہ جو عرب لوگ تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ جناب اے بندہ ساڑھے واسطہ نہیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ ڈی ٹریک ہو گیا۔ حالیہ ملاقاتوں میں بھی ایک اس طرح کی کوشش ضرور کی گئی تھی، لیکن اس صحیح صورتحال میں ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب ایک دم سے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور ایرانی سوائل سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے جوابی اٹیک کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان کے ساتھ جو معاملات بن رہے ہیں اس نے بھی اس سارے ماحول کو یکدم ایک سنجیدہ نوٹ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دونوں ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ معاشی اعتبار سے نہایت کمزور پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ افغانیوں کا تو معاملہ ذرا مختلف ہے، ایک تو ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے، دوسری ان کی پاپولیشن بہت زیادہ کم ہے، اور جو بھی پاپولیشن ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، وہ اسمگلنگ بھی کر لیتے ہیں، وہ اوپیم بھی اگا لیتے ہیں، وہ جناب ہیروئن بھی بنا لیتے ہیں، وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور جو قافلے ہیں ان کو لوٹ کر بھی گزر بسر کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ڈالر کا کاروبار بھی ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے، اور ہر ایک وارڈ لارڈ کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اسمگلنگ چینل کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی افغانی ہی نظر آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام تر افغانی باشندے سارے چور ڈاکو اور اسمگلر ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اس کا دور اکثریت محنت کشوں کی ہے، لیکن ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت جو وارڈ لارڈز، اس میں جو سرکردہ افراد ہیں ان کا مطمع نظر یہی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا جا سکے، اور اس کے لیے وہ ہر ایک حربہ استعمال کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی جب یہ افغانستان کے ساتھ کلیش جاری تھا تو جو پیشکش آئی تھی افغان طالبان کی طرف سے، جو اس وقت کی حکومت ہے ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب پاکستان کی سرحد یعنی جنوبی وزیرستان کے قریب جو لوگ جنوبی اور شمالی وزیرستان کے قریب جو ایسے ہائیڈ آؤٹس ہیں جن کے بارے میں پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب یہاں سے پاکستان میں در اندازی ہوتی ہے، ہم ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی قیمت بھی پاکستان ادا کرے گا۔ خیر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور جو خلیجی ممالک تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ایک انڈیو وار کے اندر یا ایک انڈیو جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر جا رہا ہے، لہذا پاکستان کو اس انڈیو کانفلکٹ میں جانے سے روکنا چاہیے، اور یہ جو ملاقاتیں تھیں ایک جانب مبارکباد کے لیے بھی تھی، اور دوسری جانب پاکستان کو کسی بھی انڈیو کانفلکٹ سے روکنے کے لیے تھی۔ حالیہ ملاقاتیں جو سعید بن نواف المالکی کی طرف سے ہوئیں، اور آرمی چیف کے ساتھ بھی ہوئیں، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں، صدر صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں ہی اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ پاکستان کی معیشت کو اگر سنبھالنا ضروری ہے تو پاکستان کے اندر استحکام لانا ضروری ہے۔
है, और उस इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अंदर ये जो मुतहारब सियासी फरीक हैं इनको भी एतदाल पर आना ज़रूरी है, और पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर भी जो अमन सुकून है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसी तनाजुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दावत दी गई कि वो सऊदी अरब तशरीफ लाएं और सऊदी अरब में जाकर मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात करें। ये जो मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, इसमें सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवैली और नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अतीबी से भी वो भी शामिल थे। और इस मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, और सिक्योरिटी ताउन इसी वजह से है कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया कॉर्पोरेट फार्मिंग और रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और उसके लिए जो माहौल है वो साजगार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि इन मुलाकातों का ये जो तलबी है, या आप इसको जो भी कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, ये इसी वजह से है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की सरमायाकारी का रास्ता खोला जाए, और उसके लिए यहाँ पर जो दरकार पॉलिटिकल माहौल है या जो अमन व अमान का माहौल है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कोई भी मुल्क ऐसी जगह पर सरमायाकारी नहीं करता जहां पर अदम जो है वो इस्तेहकाम हो और हर रोज कोई ना कोई नया कट्टा ही खुलता जा रहा हो। अगरचे इन मुलाकातों के नतीजे में जो सऊदी बैकिंग के जरिए आई हैं, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ देने का आदा भी किया है, और IMF के साथ किसी न किसी चैनल से राब्ता भी हुआ है, उन तमाम दोस्त ममालिका जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान का बोझ बांटना चाहते हैं, उनकी तरफ से उनको यकीन दहानी भी कराई गई है, जिसके बाद IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है, और 1.1 अरब डॉलर की पाकिस्तान को आखिरी किस्त जारी करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका जल्द इजलास होगा, और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद ये 1.1 अरब डॉलर पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से एक और मुआहदा जो तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर का है, उसकी वर्बल रिक्वेस्ट भी कर दी गई है। हमारे जो वजीर खजाना है वो अनकरीब जो है वो वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड बैंक और IMF का जो मुश्तरका इजलास है उसमें वो शरीक भी होंगे, और बाज़ाब्ता तौर पर एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए बाज़ाब्ता तौर पर IMF के बोर्ड को दरख्वास्त दी जाएगी, जिसके बाद उसकी जो निटिगिटीज है वो तय की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मीशत को ठोस बुनियादों पर इस्तवार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है, और वो है कतरी सफारत खाने की। अब ये जो कतरी सफारत खाने की जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत ही ज्यादा मानीखेज है। मानीखेज इस वजह से है कि कतरी सफारत खाना अमूमी तौर पर इतना ज्यादा मुतहर्रक नहीं हुआ करता। कतरी सफीर एक मरतबा पहले मुतहर्रक हुए थे जब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की सरीना होटल में कतरी सफीर के साथ मुलाकात हुई थी, और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कतरी सफीर की मदद को तलब किया था, और इसके ऊपर कतरी सफीर की तरफ से कुछ पेशरफ्त भी की गई थी और कुछ मुलाकातें भी की गई थी। पाकिस्तान के कतर के साथ इस वक्त कुछ ट्रेड टाइज हैं जो जारी भी हैं और मजीद के आगे बढ़ने का इम्कान है। LNG एक ऐसा ही पोर्टफोलियो है जो पाकिस्तान कतर से इंपोर्ट कर रहा है, और उसके लिए एक वाहिद लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है वो कतर के साथ किया गया है। मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान के ऊपर गैस का प्रेशर और IMF की तरफ से ये मुतालबा कि गैस की प्राइसेस को बढ़ाया जाए और गैस के शुबे में जो सर्कुलर डेट है इसका खात्मा किया जाए, कतरी जो LNG वाले हैं उनका ये मानना है कि इस चक्कर के अंदर दबाव उनके ऊपर भी आने का इम्कान है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास गैस खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे तो फिर गैस कैसे मिलेगी, और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदर कारखाने नहीं चलेंगे तो वो जो उनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट है उसको भी मुकम्मल करना या उसके कार्गोज को हासिल करना कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक वजूहात थी जिनकी बिना पर कतरी सफारत खाना यहाँ पर एक्टिव हुआ, और उसके बाद यहाँ पर वजारत के अंदर भी तब्दीली कर दी गई थी, और अवैस लगारी को वजीर तवानाई और उनको कलमदान दे दिया गया था वजीर तवानाई का, और जनाब मुसद्दिक मलिक साहब को
वजीर पेट्रोलियम का कलमदान सौंप दिया गया था। इसका मतलब ये है कि इस क्राइसिस से किसी न किसी तरीके से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो कुछ और ही नौयत की हैं। बज़ाहिर इस बात के इम्कानात हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस दौरे के नतीजे में एक विन विन सिचुएशन डेवलप हुई है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहाल भी होने के इम्कानात हैं, बल्कि हो भी रहे हैं। और ख़ासतौर पर ये जो कार्रवाई हुई है उसके नतीजे में जो स्टेटमेंट आई है अमेरिकी महकमा खारजा की, उसने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को जस्टिफाई किया और कहा है कि पाकिस्तान के पास इस हॉट परसुएट के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अपनी इस पोजीशन को रखा है कि जनाब हम अपनी इलाकाई सलामती के लिए और अपने मुल्क को जो है वो दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ना सिर्फ संजीदा है, बल्कि हम इसके लिए अमली इकदामात करने के लिए भी तैयार है। और दुश्मन का दुश्मन तो वैसे ही दोस्त होता है, तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए इस हवाले से भी कुछ इम्कानात मौजूद है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल को शेयर करके और उनको कुछ चीज़ों की यकीन दहानियाँ करा के, ख़ास तौर पर मेरा ये ख्याल है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है अदम इस्तेहकाम की, उसके हवाले से उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि जनाब अदम इस्तेहकाम को जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि उसको पैदा नहीं होने दिया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर हर सूरत जो इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरेबिया की, उस इन्वेस्टमेंट को मैच्योर भी किया जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। जिसके बाद इस बात के काफ़ी हद तक इस मुलाकात के बाद, जिसका मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब रमज़ानुल मुबारक के बाद यानी ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर इन मुआहदों को हतमी शक्ल देंगे। और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब का भी रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरेबिया जाना ऑलमोस्ट 100% तय है। और इस दौरे के अंदर भी उनको आला तरीन सऊदी मेहमान की हैसियत हासिल होगी, शाही मेहमान वो होंगे। और उसके साथ साथ उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मुलाकात तो होने का इम्कान है, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो माजी में तय की गई थी उसके ऊपर अमल दरामद करने का जो टाइम है वो मेरे ख्याल से तय कर लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिस वक़्त नवाज शरीफ साहब लंदन में थे उस वक़्त तय की गई थी और उसके उन मामलात के अंदर सऊदी अरब भी एक फरीक के तौर पर मौजूद था, एक गारंटर के तौर पर मौजूद था। और उसमें भी कुछ ऐसी यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि पाकिस्तान का जो साथ है वो नहीं छोड़ा जाएगा और नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के हाथ मजबूत किए जाएंगे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के दौरे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस दौरे के बाद टेबल के टर्न होने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं और ये जो मुझे ऐसे लगता है जैसे सब कुछ सेटल होने जा रहा है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।